झिलमिल नगर के इस गांव में हमेशा ही सन्नाटा छाया रहता था, क्योंकि इस गांव के अंदर एक खोपड़ी डाकू नाम का आदमी अपने काले घोड़े पर सवार होकर आता और उनका सामान ले जाता। गांव वालों के दिलों में इसका इतना आतंक फैल गया था कि वो उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। अरे भाई, बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाओ, ऐसा ना हो खोपड़ी डाकू फिर से आ जाए। पता तो है आपको, उसका हमारा सारा सामान लेकर चला जाता है। सही कह रहे हो जीला बेटा, वो हमारा सारा सामान जोर जबरदस्ती से ले जाता है, वरना हमें गोली मार देता है। चलो अपने अपने काम पे जाएं। सारे गांव वाले अपने काम के लिए गांव से बाहर चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रामू काका को शहर से आने में देर हो गई, तो उसका हमसाया राखा उसका पता करने के लिए गया। अरे काका जल्दी चलो, रात बहुत हो गई है, ऐसा ना हो खोपड़ी डाकू आ जाए। जल्दी जल्दी चलो अपने गांव। तुम्हें तो अपनी कोई फिक्र नहीं है। बस बेटा क्या करूं, मालिक ने कुछ काम दे दिया था, उसी वजह से रात हो गई, वरना मैं तो रोज जल्दी ही आ जाता हूँ। इतनी देर में वहां पर खोपड़ी डाकू आ जाता है। उसे देखकर काका और उसका हमसाया बहुत घबरा जाते हैं। खोपड़ी डाकू उनसे कहता है, अरे आज तो बकरी हमारे खुद ही याद आ गई, मुझे तुम्हारे गांव आना नहीं पड़ा। उतनी ही देर में रामू काका की जो मालिक की बेटी है वो वहां पर पहुंच जाती है। अरे रामू काका, आप वापस आ जाएं। आज मेरे पापा ने कहा है कि आप वहीं पर रुक जाएं। रात बहुत हो गई है, कल चले जाना। तभी खोपड़ी पीछे मुड़कर कहता है, आज तो सोने पे सुहागा हो गया, बकरी के साथ बकरी का बच्चा फ्री। चलो मैं इसको आज लेकर जा रहा हूँ, जब पैसे हों तो अपनी बच्ची को ले जाना। इस बच्ची के लिए तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दोगे तभी मैं ये तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस करूंगा, वरना इसे मैं बेच दूंगा। खोपड़ी की बातें सुनकर काका बहुत परेशान होता है कि मैं अब मालिक को क्या जवाब दूंगा। वहां पर खोपड़ी उस बच्ची को जाकर उठा लेता है और अपने कंधे पर लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ काका परेशान होकर वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। जब खोपड़ी उस बच्ची को अपने घर लेकर जाता है तो बच्ची चालाकी से खोपड़ी की पिस्टल उठा लेती है। इससे खोपड़ी बहुत परेशान हो जाता है। अरे बच्ची, इसको रख दे, कहीं ऐसा ना हो ये चल जाए। लेकिन वो बच्ची खोपड़ी के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देती है और खोपड़ी वहीं पर दम तोड़ देता है। अब इससे गांव वालों का पीछा छूट गया। खोपड़ी की मौत के बाद गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब एक पोस्टमैन जंगल से गुजर रहा होता है, उससे वहां पर एक डाकू का भूत नजर आता है। अरे तुम कौन हो? शक्ल से तो भूत लगते हो, किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से तो नहीं आ रहे? अरे नादान बालक, मैं खोपड़ी, अब तुम्हें बताऊंगा। खोपड़ी के वापस आते ही खोपड़ी ने अपना आतंक फिर से शुरू कर दिया। उसने जो भी उसे वहां पर नजर आता वो उसे वहां पर गला काट कर फेंक कर चला जाता। ऐसा ऐसा खोपड़ी ने कई गांव वालों की जान ले ली और उनके गले काट काट कर जंगल में फेंकता गया। जब ये चीज छोटे पंडित को पता चली, अले ये किसने मार दिया इन सालों को? मुझे लगता है किसी भूत का काम है, क्योंकि इंसान तो इतना बेरहम नहीं हो सकता। मुझे इसका कोई हल ढूंढना ही होगा। छोटा पंडित इसका हल ढूंढने के लिए गांव की तरफ जा ही रहा होता है कि आध जंगल के अंदर उसे खोपड़ी का भूत वहां नजर आता है। अरे तोतले पंडित, मेरी बात सुन, तू मुझे हरा तो नहीं सकता, तू उस लड़की के साथ मेरी शादी करा दे। ये सब कह के खोपड़ी डाकू का भूत वहां से चला जाता है। अब मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। और छोटा पंडित ये कहकर गांव की तरफ रवाना हो जाता है। अगले ही दिन प्लान के अनुसार पंडित ने वहां पर उस भूत की शादी करवाने का फैसला किया। अरे तोतले पंडित, जल्दी कर, मेरी शादी करवा इससे, मुझे और भी बहुत काम है। छोटे पंडित ने उस आग के अंदर कुछ पढ़ के रखा होता है। अरे थोपड़ी दातू, इस आग को तू हाथ लगा तो तेरी शादी का प्रबंध हो जाएगा। खोपड़ी डाकू उस पंडित की बातों में आ जाता है और उस अग्नि को हाथ लगाते ही भस्म हो जाता है। अब खोपड़ी डाकू गया।